बच्चों, आज आपकी वर्कशीट 49 है सोशल साइंस की। डेट 3 नवंबर 2020। जो बुक का नाम है भूगोल की बुक, मतलब ज्योग्राफी की बुक है हमारी, और चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इस वर्कशीट में हम थार मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। आज की ये वर्कशीट आपकी भूगोल के चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, दिनांक 3 नवंबर 2020, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद शिक्षक का नाम लिखेंगे। और आज की जो आपकी कार्यपत्रिका है वो है 49। और आप पहले अपनी वर्कशीट्स में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, बट इसके कुछ हिस्से छूट गए थे उन वर्कशीट्स में। तो जो इस हफ्ते की 3 वर्कशीट्स हैं उसमें हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में 6 प्रकार के भौतिक आकृतियां हैं, भौतिक स्वरूप हैं। पहला है सबसे नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप हिमालय से थोड़ा नीचे आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर हमारे उत्तरी मैदान है। उसके बाद हमारे पश्चिमी भाग में हमारा मरुस्थल है, ठीक है, रेगिस्तान है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप थोड़ा दक्षिण की तरफ आते हैं तो सेंटर में हमारा दक्कन पठार है। और उसके बाद दक्कन पठार के इस तरफ हमारा पश्चिमी घाट है और इस तरफ हमारा पूर्वी घाट है। और जो छठा है वो है हमारा द्वीप समूह। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा मरुस्थल, जिसको हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए क्या है यहाँ पे कि ये मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो अरावली पर्वत रेंज है उसके पश्चिम में स्थित है। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये एक तो गर्म है और उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, ठीक है। ये किससे ढका हुआ है? बालू के टिब्बे से, यानी कि रेत के टीलों से। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्षा है वो 150 मिलीमीटर से भी कम हो रही है, यानी कि आप लगा लो 15 सेंटीमीटर वर्षा पूरे साल में हो रही है। और इतनी वर्षा अगर हम भारत के बाकी जगहों को देखें, जैसे हमारा मौसिनराम हो गया, तो इन जगहों पे एक दिन में कई बार इतनी वर्षा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मरुस्थल है वहाँ पर तो पूरे साल में सिर्फ 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, जिस वजह से यहाँ की जलवायु शुष्क है और प्राकृतिक वनस्पति भी नाम मात्र की पाई जाती है, ठीक है। अब आप इसको अपने चैप्टर नंबर 5 से जोड़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा मरुस्थल एरिया है, जो रेगिस्तान है, क्योंकि वह हमेशा सूखा रहता है, वहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कटीली झाड़ियाँ। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, ठीक है। अब हमारे वर्ल्ड में और भी मरुस्थल हैं, जैसे सहारा मरुस्थल है, गोभी मरुस्थल है। तो वहाँ पर जो जनसंख्या है वो 1 या 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मरुस्थल है यहाँ पर जनसंख्या 200 या 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपके लिए एक 1 मार्क क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट है कि हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। अब आइए थोड़ा इसका इतिहास देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था, ठीक है। तो एक मेसोजोइक एक परंपरा थी, मेसोइक परंपरा थी। उस टाइम पे ये जो मरुस्थली एरिया था वो कहाँ था? समुद्र के अंदर था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मरुस्थल नहीं था, यहाँ पे क्या था? समुद्र था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मासर से मिले समुद्री अवसादों और आकल वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है, ठीक है। तो जब खोजबीन की गई तो ये हमें कैसे पता चला कि ये समुद्री एरिया था पहले? तो जैसलमेर के पास एक एरिया है ब्रह्मासर, और आकल वुड फॉसिल पार्क में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले समुद्र था। वुड फॉसिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है।
हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो ये मरुस्थल है ये किसका विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्कन पठार का है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं, वायु की परिस्थिति, शुष्क परिस्थितियाँ हैं, भौतिक अपर्दन है, इस वजह से इसकी जो संरचना है, जो विशेषताएं हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार से बिल्कुल अलग हैं। मशरूम रॉक यानी कि मशरूम के जैसी दिखने वाली रॉक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, बालू का टिब्बे हैं। ठीक है, यहाँ पे रेत के टीले हैं जो आपने अक्सर टीवी वगैरह में देखे होंगे। यहाँ पे बरकान है। अब बरकान क्या होता है, आधा चांद की तरह दिखता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के भूआकृति हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे ज्यूगन है। ज्यूगन यानी कि कुछ इस तरह से, जो लंबे लंबे इस तरह से होते हैं, जो इस तरह की आकृतियाँ होती हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, यानी कि इस वाले का विस्तार बहुत ज़्यादा है। लेकिन लंबावत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो लंबावत टीले हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा के पास। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह आप देख पाएंगे। ठीक है, जब अगर कभी आप जैसलमेर में जाते हैं तो आप ये जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले हैं वे वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले इसका उत्तरी भाग है जिसका ढाल कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर। और जो दूसरा भाग है वो है हमारा दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। कच्छ का रण कहाँ पर है, हमारा गुजरात में। तो जो इसका उत्तरी भाग है उसका ढलान हमारा पाकिस्तान की तरफ है, और जो हमारा इसका दक्षिणी भाग है उसका ढाल कहाँ पर है, गुजरात में कच्छ के रण की ओर। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो क्या है, निम्न वर्षा है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम है, ताप बहुत ज़्यादा यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो सिर्फ वर्षा के मौसम में ही उनमें जल रहता है, अन्य मौसमों में उसमें जल नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे हिमालय की नदियाँ हैं वह 12 मासी होती हैं जिसमें साल के 12 महीने में पानी रहता है। लेकिन यहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें पानी सिर्फ तभी होता है जब वर्षा होती है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो कुछ दूर तक आगे बढ़ती हैं, उसके बाद वो कहाँ मिल जाती हैं, या तो झील में मिल जाती हैं या प्लाया में मिल जाती हैं, और वे समुद्र में, सागर में नहीं जाती। ठीक है, सागर तक वह नहीं पहुँच पाती हैं। प्लाया क्या होता है, प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं। लवणीय यानी कि जिसमें नमक होता है, जिनसे नमक बनाया जाता है। ठीक है, इनसे नमक प्राप्त किया जाता है। तो प्लाया क्या है, मरुस्थल में पाई जाने वाली नमक वाली झीलें। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमुख नदी कौन सी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। ठीक है, मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप यानी कि बहुत अधिक ताप होने के कारण यहाँ पे वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो तापमान ज़्यादा है जिस वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा है, और यहाँ पे वर्षा बहुत कम हो रही है जिस वजह से यहाँ पे हमेशा जल का अभाव बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज की वर्कशीट वैसे तो समाप्त हो रही है, पर आपके लिए देखिए नीचे ये कुछ एक रोचक सी जानकारी है। क्या आप जानते हैं थार मरुस्थल अद्भुत है, गर्मियों में यहाँ की रेत उबलती है यानी कि बहुत गर्म रहती है। इस मरुभूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि ये उबल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है। जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे
चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मियों में तापमान कितना ज़्यादा हो रहा है और सर्दियों में तापमान कितना कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ की जो रेत है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये आपके लिए एक मैप है यहाँ पर भारत का। ठीक है, जिसमें आपको थार डेजर्ट दिखाया गया है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और उत्तर में ये पाकिस्तान के सिंध की तरफ से ढाल है इसकी, और दक्षिण में इसकी ढाल गुजरात के रण के कच्छ की ओर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडस, ब्यास, सतलुज, रावी नदियाँ हैं। तो जो हमारा थार डेजर्ट है वो कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये अधिकांश राजस्थान में ही है, अराउंड 85% इसका भाग राजस्थान में ही है, परंतु कुछ भाग हमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी दिखता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है ये, और ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। ठीक है, आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। प्रश्न 1, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं? इसका उत्तर क्या होगा? थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। प्रश्न 2, प्लाया से आप क्या समझते हैं? प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 3, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायविक विशेषताएं बताएं। तो पहली क्या है कि यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, और दूसरा यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 150 मिलीमीटर से भी कम, यानी कि 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए। तो कौन कौन सी है? मशरूम रॉक है, बालू का टिब्बे हैं, बरकान है जो हमारा चंद्र आधा चांद की तरह था, जुगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। प्रश्न 5, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि थार मरुस्थल हमारा राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 6, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? उनके नाम लिखिए। तो पहला है हमारा उत्तरी भाग जिसकी ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दूसरा है हमारा दक्षिणी भाग जिसकी ढाल हमारी कच्छ के रण की ओर है, जो हमारा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी, और आप आज ही अपने टीचर्स को करके भेज देंगे। धन्यवाद।